अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ीम। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले शामिल करेंगे सबसे बड़ी खबर। सेनेट इलेक्शन में मुस्तरद शुदा वोटों की कहानी। तहरीक इंसाफ की ज़बानी, क्या पीटीआई अरकान को वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार मालूम था? सवालात उठने लगे। आमिर लियाकत ने दावा किया कि बैलेट पेपर पर टिक लगाना था। एंकर के बार बार पूछने पर आमिर लियाकत का टिक लगाने पर इसरार सामने आया। उन्होंने कहा कि वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें मालूम है कि क्या करना है, जबकि पीटीआई अरकान की तरबियत करने वाली कमल शोजब कहती हैं बैलेट पेपर पर 1 का निशान लगाना था। जानबूझकर वोट मुस्तरद कराने के लिए टिक लगा दिया जाता है। सेनेट इलेक्शन में मुस्तरदशुदा वोटों की कहानी। तहरीक इंसाफ की ज़बानी, क्या पीटीआई अरकान को वोट कास्ट करने का तरीक़ाकार मालूम था? ये सवालात उठने लगे हैं। आमिर लियाकत हुसैन ने दावा किया है कि बैलेट पेपर पर टिक लगाना था और उन्होंने ऐसा ही किया। एंकर की जानिब से बार बार पूछा गया कि आमिर लियाकत साहब टिक लगाना था या 1 लिखना था, लेकिन आमिर लियाकत ने टिक लगाने पर ही इसरार किया। उन्होंने कहा कि भाई वो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें मालूम है कि करना क्या होता है, जबकि पीटीआई अरकान की तरबियत करने वाली कमल शोजब कहती हैं कि बैलेट पेपर पर 1 का निशान लगाना होता है। अगर जानबूझकर वोट मुस्तरद किया जाना हो तब टिक लगाया जाता है। क्या कहा, सुनते हैं। जितने लोग हैं जिनको जान अल्लाह को देनी है, उनको मुंह भी अल्लाह को दिखाना है। उनको ये चाहिए था कि वो इतने पुराने आदमी हैं, सर दस्तखत नहीं होती, वो चेक थोड़ी लिख रहे थे, उसमें टिक लगाना पड़ता है। और इसी तरह की गलतियां हुई हैं और कोई वजह नहीं है। अजीब सी टिक लगाना पड़ता है या 1 लिखना होता है? मतलब ये कि अगर नहीं टिक लगाना पड़ता है। टिक लगाना पड़ता है, ओके। आपने बताया था वैसे हमरो इस इंतखाब से पहले, जिसमें कमल शोजब साहिबा ने कहा कि मैं सर जहाज में बैठकर बार बार हिफाजती जैकेट बांध लीजिए, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर जाएगा, ये मैं सुनूं बैठ के। मैं दुकान बंद कर लेता हूँ, मुझे पता है जहाज में ये होता है, तो मुझको ये भी पता है पार्लियामेंट में क्या होता है। और इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ट्रेनिंग अफसर सेनेट इलेक्शन रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शोजब ने क्या कहा था, आइए वो भी सुन लेते हैं। सामने बता देती हूँ, हमने एक ये मॉक एक्सरसाइज के लिए इस तरह के पर्चियाँ बनाई थी। ऑल्दो के जो इलेक्शन कमीशन की पर्ची थी वो इससे थोड़ी सी फ़र्क थी, लेकिन बड़ा सिंपल होता है। जिस खाने में आपने जिस खाने में आपने जिसको वोट देना होता है, आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है। ना कोई स्टैंप होती है, ना कोई सिग्नेचर्स होते हैं और ना ही कुछ और है। सिंपल आपने बॉल पॉइंट से 1 का निशान लगाना होता है। MNA के जो ये वाली सीट है इस्लामाबाद की, MNAs में, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी नहीं होती है, यहाँ 3-3, 4-4 उम्मीदवार खड़े नहीं होते। तो जब वोट आपने रिजेक्ट कराना हो, तो जिस तरह जो गिलानी साहब के बेटे उस दिन कई MNAs की ट्रेनिंग करवा रहे थे, वो उन्हें बता रहे थे कि आप एक टिक का निशान लगा दें या आप कोई नंबर लगा दें या कोई क्रॉस। अगर इस तरह के कोई निशानात हो तो वोट रद्द हो जाता है। तो अगर किसी ने जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते हैं और इसी किस्म के वोट्स जो हैं वो निकले हैं। बाकी जिनको मालूम था उन्होंने बिल्कुल यही सिंगल एक लाइन लगाई है, 1 लिखा है। तो आमिर लियाकत सीनियर सियासतदान हैं जो कहते हैं कि बैलेट पेपर पर टिक का निशान लगाना होता है, जबकि जिनका काम है पार्लियामेंटेरियंस के लिए ट्रेनिंग देना कमल शोजब, वो कहती हैं कि बैलेट पेपर पर 1 लिखना होता है। अगर जानबूझकर वोट को मुस्तरद कराना हो तब टिक लगाया जाता है। अब ये टिक लगाना है या फिर वोट पर लिखना क्या होता है, ये एक मामला जो है एक सवालिया निशान बन चुका है। 7 वोट मुस्तरद हुए थे। आमिर लियाकत हुसैन का क्या कहना था इस मामले पर, एक दफ़ा फिर आपको सुनवाते हैं। वोट देना था, आपने खाली 1 का निशान लगाना होता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है। सिंपल आपने बॉल पॉइंट से 1 का निशान लगाना होता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। टिक लगाना पड़ता है या 1 लिखना होता है? मतलब नहीं टिक लगाना पड़ता है। नहीं टिक लगाना पड़ता है। जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते, उसमें टिक लगाना पड़ता है, उसमें टिक लगाना पड़ता है। जानते बूझते हुए वोट रिजेक्ट कराना हो तो वो टिक्स लगा देते। और इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि कंवर शोजब भी हमारे साथ होंगी। तो कंवर दिलशाद साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। अब जिस तरह से ये मामला सामने आया है, आमिर लियाकत साहब वो ये कह रहे हैं कि टिक लगाना होता है, जबकि कंवर शोजब वो ये कहती हैं कि नंबर लिखना होता है। तो क्या सेनेट इंतखाबात में कोई ऐसा मामला हुआ है कि टिक लगा हो? कमल शहजाब का जो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुन लिया, वो दुरुस्त कह रही हैं। उनके मामले जहाँ तक आमिर लियाकत साहब ने कहा है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो किताबचा जारी होता है, उसमें बाकायदा ये तब लिखा होता है कि आपने रोमन 1 लिखना है ऊपर सीधा करके,
उस पर अंग्रेजी में 1 नहीं लिखना, ONE भी नहीं लिखना, सीधा लिखना है 1 जैसे होता है रोमन में होता है। और इसके बाद अगर कोई ऊपर सर्कल नहीं लगाया जा सकता, कोई निशान नहीं लगाया जा सकता, टिक निशान लगाना तो एक इस चीज़ की अलामत है कि जी आपने आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि जी मैंने टिक लगाया हुआ था। तो टिक वो लोग लगाते हैं इस अंदाज से जो पेपर नॉमिनेशन जो होता है, बैलेट पेपर को जो गलत निशान लगाते हैं वो दानिस्ता होता है, वो अपनी पार्टी के सरबराह के पर अदम एतमाद करते हैं। नाराज ग्रुप समझ लें, कुछ भी समझ लें, लेकिन जो आमिर लियाकत साहब का जो रिजेक्ट हुआ है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक रिजेक्ट हुआ है। इसी तरह जो शहजाद जो थे शहरयार अफरीदी साहब से जो गलती हो वो गलती हो सकती है, तो जल्दी में अपनी लापरवाही समझें, वो दस्तखत करना तो इंतहाई नालायकी है। उसको तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसका तो कौमी असम्बली की निश्चित से महरूम किया जाए। इसको ये नहीं पता कि दस्तखत नहीं होते बैलेट पेपर पर जो दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनका अपना एक गेम थी, अपनी जो कोई बात थी। लेकिन जब जो कमल शहजाद ने जिस खूबसूरत तरीके से तरीका बताया है वही तरीका इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बताता रहता है अपने तमाम कोड ऑफ कंडक्ट। कमर दिलशाद साहब ये बता दीजिएगा, यकीनन इलेक्शन से पहले एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई गलती का इम्कान मौजूद ना रहे, क्या फिर सीरियस नहीं लिया जाता है इस ट्रेनिंग सेशन को, इसी वजह से इस तरह की गलतियां सरजद होती हैं, या फिर जैसा कि आपने कहा कि जानबूझकर या अपने लीडर पर अदम एतमाद का इजहार? ये तो बात इस तरह जो पार्टी में जैसे ग्रुप बनता है ना, देखा है पार्टी के अंदर जो है कमल शहजाद ठीक कह रही है कि पार्टी में ग्रुप बनता है, वो बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं कि जनाब आपने वोट कैसे कास्ट करना है। तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है या कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के जो मेंबर है वो लापरवाही बात कर जाते हैं, संजीदगी से नहीं लेते। उसमें इलेक्शन कमीशन ने तमाम टीवी चैनलों पर भी बार बार कहा आपने किसी किस्म का भी निशान तक नहीं लगाना, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 1 लिखना, 1 भी अंग्रेजी वाला नहीं, सीधा रोमन वाला। तो ये एक तरीकाकार है, शुरू से चला आ रहा है, ये 74 से चला आ रहा है। ये जो तरीकाकार है वोट कास्ट करने का, बैलेट पेपर का जो नमूना है, जो आपने 1 लगाना है, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 को सारा 74 से लेकर अब तक 2021 तक जितने भी सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं उसमें यही तरीका इख्तियार किया गया हुआ है। इसमें तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है तो बार बार पार्लियामेंट मेंबर बने हैं, तो पता भी है वोट कैसे कास्ट किया जाता है, लेकिन जानबूझ कर दानिस्ता करते हैं। ठीक है, कवर दिलशाद साहब साथ ही रहेगा। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, पीटीआई अरकान को तो पता ही नहीं है कि किस तरह से वोट डालना है। आमिर लियाकत साहब वो ये कहते हैं कि टिक लगाना होता है। दूसरी जानिब कंवल शोजब, उन्होंने ट्रेनिंग भी दी थी, बताया भी था कि किस तरह से वोट डालना है। अब आप क्या समझते हैं? अली हैदर गिलानी, उन्होंने वोट ज़ाया करने का तरीका बताया था, क्या देखते हैं कि सब क्या हो रहा है? और जो तरीका बताया गया था अली हैदर गिलानी की जानिब से, वही तरीक़ेकार सामने आया है यहाँ पर? नहीं, देखिए एक बार आपको कंफ्यूजन बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो होता है लिस्ट सिस्टम के ऊपर। लिस्ट सिस्टम का मतलब ये है कि लेट्स से अगर 11 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक लिस्ट में उनका नाम है और आप 1, 2, 3, 4, 5 अपनी प्रायोरिटीज लगाते हैं कि मेरा नंबर 1 कैंडिडेट ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ 2 कैंडिडेट्स अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और हफीज शेख साहब थे। अब लोगों को वहाँ पर जो प्रायोरिटी थी वो लगानी थी 1 और सेकंड जो है आपने खाली छोड़ दी या 2 लिख दिया। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि कई लोगों ने ये उसको 1 लिखने के बजाय सिर्फ चूँकि 2 कैंडिडेट्स थे उन्होंने जाके कईयों ने टिक जेन्युइनली भी कर दिया होगा। मुझे नहीं लगता कि हर बंदे के ऊपर हम क्यों शक कर सकते हैं कि उसने वोट जो है वो पैसे लेके दिया होगा। कईयों ने जेन्युइन गलती भी हो सकती है। मसलन जो हमारे जो शहरयार अफरीदी है, शहरयार अफरीदी जो है वो उन्होंने वो ट्रेनिंग सेशंस में नहीं आए और क्योंकि सिर्फ 2 ही नाम थे उसने जाके अपने सिग्नेचर कर दिए विदाउट रियलाइजिंग कि ये तो सीक्रेट वोट है और आप अपना सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो बहुत गलती हो गई हो, आमिर से भी अगर गलती। अच्छा फवाद चौधरी साहब, कमिंग बैक टू आमिर लियाकत इशू, असद उमर साहब एक मकाम पर एक पॉइंट पर ये कह चुके हैं कि कराची का वोट जो है उसके बिकने के हवाले से कोई उनके पास खबरें आ चुकी हैं और उसके बाद आमिर लियाकत की तरफ से एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि अली गिलानी साहब की वीडियो के अंदर जो तरीकाकार बताया गया था और उससे पहले आमिर लियाकत साहब ये बाकायदा ऐलान कर चुके हैं कि वो वोट नहीं देंगे। हम आपको सुनवा देते हैं क्या कहा था उन्होंने, उसके बाद इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं।
देखिए मेरा मसला तो ये है कि मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज शेख को वोट दे दूंगा, एब्सटेन करूंगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूंगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। ऐसे थोड़ी। कंवल शोजब साहिबा, आपकी जानिब में आऊँगी। आपने ट्रेनिंग दी है अरकान को कि किस तरह से वोट डालना है। शहरियार आफरीदी उन्होंने भी गलत वोट डाला और वो ट्रेनिंग में मौजूद नहीं थे। क्या आमिर लियाकत मौजूद थे और क्या कराची के MNAs मौजूद थे ट्रेनिंग में? अब जिस तरह से आमिर लियाकत बता रहे हैं कि टिक लगाना होता है, तो क्या अगर कोई ट्रेनिंग में मौजूद नहीं होता तो उन्हें कोई SMS किया जाता है, अलग से बताया जाता है, कोई मेल वगैरह की जाती है उन्हें? जी थैंक यू वेरी मच। आमिर लियाकत साहब जो हैं वो हमारे भाई हैं। अभी आपने उनकी वीडियो भी चलाई। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह से, एक तो ये सैंक्टिटी वोट की जो है वो, अगर आप कमर दिलशाद साहब हैं पूछें तो ये बैलेट की सीक्रेसी और सैंक्टिटी के खिलाफ है कि हम किसी पे तोहमत लगाएं कि उसने क्या किया। और बाय मिस्टेक हो सकता है। फवाद चौधरी साहब के जो पॉइंट है मैं उसको री इन्फोर्स करूंगी, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा कि मैं अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, और अगर उनसे गलती हुई है तो मोस्ट लाइकली वो गलती ही काउंट होगी, उसको हम कोई डिलिबरेट एक्शन में नहीं डालेंगे। दूसरा जो आपने कहा ट्रेनिंग, देखिए ट्रेनिंग का ये है कि हमने लॉबी में ही कोशिश कर रहे थे कि सारों को बता दिया जाए कि क्या हुआ है। उसके बाद लास्ट नाइट जो है मैंने एक वीडियो बना के जिस तरीके से करना है सारा कुछ प्रोसीजर वो डाल दिया था। और बाकी जो और ये सारी जो इंस्ट्रक्शन थी ये एक पेपर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तमाम जो उनका ज़ाब्ता अखलाक है, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि बैलेट वाले दिन लोग परफॉर्म करें, वो उन्होंने हमें दिया था और मैंने उनसे वो हमारे कैंडिडेट ने लिया था और वही हमने फिर ट्रेनिंग के मुताबिक बताया था। तो और जिस तरह कमर साहब ने बताया 74 से यही चल रहा है। और मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि पिछली दफ़ा 3 मार्च 2018 को जो जनरल सीट इस्लामाबाद से सेनेट की कंटेस्ट की थी, मैं उसकी कैंडिडेट थी। मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया था लास्ट टाइम, और इस वजह से मुझे, क्योंकि मेरे उस टाइम पे भी 5-6 वोट ज़ाया हो गए थे, तो मैं कॉन्शियस थी कि जल्दबाजी में आके मेंबर्स जो हैं वो अक्सर वोट गलत डाल जाया करते हैं। और उसकी रीज़न ये नहीं है कि कोई बदनीयती होती है, वो उसको इतना कैजुअल ले लेते हैं। और आफरीदी साहब के साथ भी यही हुआ कि वो उन्होंने अमले कमल साहबा यही वजह है कि ट्रेनिंग सेशन रखे जाते हैं ताकि इसको कैजुअल ना लिया जाए, और लिया भी जाए तो कम से कम बेसिक्स पता हो। आपने ट्रेनिंग सेशन का इनकाद किया, क्या आपने तमाम मेंबरान को बताया था? और ये हमारे नाजरीन के लिए एक दफ़ा फिर वाजे कर दीजिएगा कि टिक लगाना होता है या फिर नंबर लिखना होता है, दुरुस्त तरीक़ाकार है क्या? देखिए जी, जो मेंबरान वहाँ पे आते रहे हैं उनको सबको बताया, और जो उस दिन भी जा रहे थे हमारे, क्योंकि मैं पोलिंग एजेंट भी थी, तो हमारे पास से होके जो जा रहे थे हम उन्हें बताते जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली आमिर लियाकत भाई से बात नहीं हो सकी और शहरियार आफरीदी साहब की तबीयत खराब थी, तो वो इलेक्शन वाले दिन ही आए थे और डायरेक्ट ही वो ऊपर चले गए थे। तो उन्होंने अमले से पूछा, अमले ने उन्हें गाइड नहीं किया, तो उसमें उनकी मिस्टेक हुई, जिसको बाद में उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की, रेक्टिफाई भी किया, बट फिर वो हो नहीं सका। जहाँ तक आपने पूछा है सवाल के असल में क्या होता है, तो मैं स्ट्रेट बता दूं कि जो भी कॉलम होते हैं उम्मीदवारों के नाम, एक मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ उम्मीदवारों के नाम के सामने आपने सिर्फ जो हिस्सा होता है 1 का वो लिखना होता है। यानी कि रोमन 1, 2, 3 में जिस तरह 1 लिखा जाता है, इस्लामाबाद की जनरल सीट की मैं बात कर रही हूँ, सूबों में इस तरह से नहीं होता है, वहाँ प्रायोरिटी लिस्ट अलग से बनती है। ठीक है, आप ये कह रही हैं कि आपने अपने कैंडिडेट के नाम के आगे 1 लगाना होता है, इसके अलावा नंबर लिखना होता है, टिक नहीं लगाना होता। ठीक है कंवल शोजब साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इससे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि जब आप ट्रेनिंग दे रही थी, क्या कराची के MNAs मौजूद थे ट्रेनिंग में, और ये 7 मुस्तरद वोटों में से कितनों पर टिक का निशान था? बिल्कुल मौजूद थे और सबने बिल्कुल सीखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक जाके वोट डाले हैं। 7 वोटों में सारे वोट हमारे नहीं थे, दूसरी साइड के भी वोट थे जो रिजेक्ट हुए हैं, और उनमें डैश भी लगी हुई थी, कुछ में टिक्स लगे हुए थे, और कुछ पे नंबर्स तो नहीं, खैर डैश लगी हुई थी सिंपल और टिक्स लगे हुए थे। अदरवाइज जो है वो वोट इस तरह से मतलब कोई और नाम नंबर नहीं लिखे हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कमल शोजब साहिबा, आपने बताया कि क्या तरीक़ा कार होता है, कितने वोट पर क्या क्या मिस्टेक्स थी। हमारे साथ मौजूद थी कमल शोजब साहिबा, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया था साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
खबरों में आगे दिखाएंगे गोश्त खोर मछलियां। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से दबंग खिताब की। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को ललकार कर कहा, इक़्तिदार में रहूं या ना रहूं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक जिंदा हूं मुल्क का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा। PDM वालों का ख्याल था कि तहरीके अदम एतमाद से घबरा कर NRO दे दूंगा। वज़ीर आज़म ने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि हफ्ते को एतमाद का वोट लेने आ रहा हूँ, मुझ पर एतमाद नहीं तो हाथ खड़े करके बता देना, आपका एहतराम करूँगा और चला जाऊँगा। अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, ये आपका जमहूरी राइट है, मैं आपकी इज्जत करूँगा। आराम से हाथ खड़े करें, मैं ओपोजिशन में चला जाऊँगा। ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ PDM के जितने ये जो बड़े बड़े जो भी हैं, आप सबको मेरा ही पैगाम है, अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं चाहे असेंबली से भी बाहर हूँ, जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मैं अगर बाहर भी हो जाऊँ मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनेगा और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ इनका मुकाबला करता रहूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब के दौरान इलेक्शन कमीशन पर भी गरजते बरसते रहे। कहा, इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया बल्कि बिकने वाले हमारे 15-16 लोगों को भी बचा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह को जमहूरियत की हार करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है, आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ा सवाल भी रखा। हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, अब हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में खुली धांधली हुई है। कितना पैसा चलाया गया लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खबरों में आगे दिखाएंगे सरोस पर उंगलियों का जादू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांझीवाला का कहना है कि वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन कराए। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। वज़ीर आज़म की स्पीच सुन रहा था, वो ब्लेम कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को। मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम किया, कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं किया, आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं। वज़ीर आज़म के बयान पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल जारी करने या ना करने का फैसला करेगा। इसी हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। वज़ीर आज़म के बयान पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल जारी करने या ना करने के हवाले से फैसला करेगा। हुकूमती वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के दौरान इस्लामाबाद से मौसूल होने वाली शिकायत का भी जायज़ा लिया जाएगा। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर 7 मुस्तरद वोटों पर आरओ की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वज़ीर आज़म के बयान पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास शुरू हो गया है और इलेक्शन कमीशन अरकान, सेक्रेटरी और लॉ विंग के हुकाम इजलास में शरीक है। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में मज़ीद। देखिए, इलेक्शन कमीशन का ये एक मुशावरती इजलास हो रहा है जिसमें जायजा लिया जा रहा है ना सिर्फ वज़ीर आज़म के जो कल का खिताब था उसके हवाले से, उसके कॉन्टेक्स्ट का, बल्कि जो वफाकी वज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद, उसको भी इसमें उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। और जो अली हैदर गिलानी की नाअहली के हवाले से
जो उनकी वीडियो के वाले से दरखास्त आई थी उसका भी जायजा लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और जो रिटर्निंग अफसर हैं जो थे जफर इकबाल, जिन्होंने सेनेट इलेक्शन कंडक्ट कराया था इस्लामाबाद में, उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को डीजी लॉ भी इसमें मौजूद हैं, जो 7 वोट रिजेक्ट हुए थे उसके हवाले से, पोलिंग के अमल के हवाले से। और जो डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, वो जो कानूनी नुकात हैं उसके ऊपर इस इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को ब्रीफ कर रहे हैं। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि NA-75 डस्का में PTI के उम्मीदवार ने दोबारा पोलिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अहम खबर है, NA-75 डस्का जहां PTI के उम्मीदवार ने दोबारा पोलिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। PTI उम्मीदवार अली असजद मलही ने इलेक्शन कमीशन का ये फैसला चैलेंज किया है। इस्तदा ये की है कि ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। 19 फरवरी के इंतखाबी नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार इलेक्शन कमीशन और दीगर दरख्वास्त में फरीक है। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है जुल्करनैन इकबाल। इस खबर की तफसीलात उनसे लेंगे। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में। देखिए, अली असद मलही जो NA-75 डस्का से PTI के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसमें उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बगैर किसी जवाब के दिया गया है। रिटर्निंग अफसर ने भी सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की सिफारिश की थी और जो कंपेरेंट थी इसमें नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने भी ये ऐसी इस्तदा नहीं की थी तहरीरी तौर पर। उनकी दरखास्त भी चंद पोलिंग स्टेशन के हवाले से थी। तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया, जो कि हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हल्के में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो सबके सामने है। अगर दोबारा इलेक्शन का मतलब होगा पूरे हल्के की आवाम को, करोड़ों अफराद को दोबारा उसी किस्म की सिचुएशन में झोंकना, इसलिए अदालत ये फैसला कलअदम करार दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और 19 फरवरी को जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था नताइज जारी करने का हुक्म दिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, अपडेट किया आपने। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। अदम एतमाद के वोट पर भी वो हमारे साथ होंगे। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा कर दिया, कहा इमरान खान इन मेंबरान के खिलाफ FIR कटवाएं, इलेक्शन कमीशन को नाम बताएं। लूटा क्राइसिस से मुतालिक सवाल पर जियाले कायद ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लोटा ही क्यों ना हो। जब ज़मीर के मुताबिक आपके मेंबरान असेंबली वोट देते हैं, PDM जीत जाते हैं, PTI की कठपुतली उम्मीदवार नहीं जीतता है। अब इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इशू को वो दबा सके। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगी, 11 जमातें फैसला करेगी कि हम अदम एतमाद कब और कहाँ लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि बेशक आज तक कुछ लोग ट्रेजरी बेंचेस पे ज़रूर बैठे हैं, मगर उनके दिल हमारे साथ है। और जब भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का क़ियादत कॉल देगी तो वो सारे के सारे लोग उस तरफ से लेकर इस तरफ आएंगे। हम इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ सब मिल के काम कर रहे हैं और उस लड़ाई में हम हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार हैं, भले क्यों नहीं वो लोटे भी हो। अदालत की सीढ़ियों पर गंदगी, मामला क्या है, जानिए इसी बुलेटिन में। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। लीगी नायब सदर मरीम नवाज का हुकूमत पर वार। इस्लामाबाद में मरकजी जनरल कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, इमरान खान ऐवान में एतमाद का वोट किस मुंह से लेंगे जब अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं। जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, उससे से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे, कह गए कि पैसा चला। क्या चारों सूबों में जो ज़मीनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। कहते हो कि लोग बिक गए, तुमने अपने MPAs और MNAs को दिया ही क्या है? वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब कहता है एतमाद का वोट लूंगा। किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो। और अगर एतमाद का वोट लेने
चाहते हो सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना, जो चारों सूबों में हर बाई इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहाँ से लेकर आओगे? एतमाद का वोट लेता है तो आगे गड़ा है, पीछे खाई है। खुशबू का शहर, बदबू की नजर, तफसीलात जानिए थोड़ी देर बाद। अनदेखा पाकिस्तान में आज आपको दिखाएंगे एक मुनफरद मकाम। नीला भोतो सरकारी बरी इमाम की चिल्लागाह के करीब बहती शफाफ नदी में मछलियां तैरती नजर आती हैं जो सिर्फ गोश्त खाती हैं। एक ऐसी वादी जहां पर सरसब्ज़ो शादाब पानी है, लहलहाते खेतों खलियान हैं, लेकिन इसकी पहचान खूबसूरती नहीं बल्कि कुछ और है। मारगला की पहाड़ियों के पीछे एक मुनफरिद दुनिया आबाद है। नीला भोतो रवायत के मुताबिक हजरत शाह अब्दुल लतीफ अल काज़मी ने 7वीं सदी में यहाँ क़याम किया। जंगल में 12 साल तक रियाजत व मुराकबा की दुनिया बसाई। खारियां के गांव से ये नदी वुसअत पकड़ना शुरू करती है। यूं लगता है कि पानी शाह अब्दुल लतीफ की चिल्लागाह की ज़ियारत करके आ रहा हो। सरकार की चिल्लागाह की वजह से हमारी एक पहचान है। संडा पत्थर है, यहाँ पे बड़ी सरकार की मछलियाँ यहाँ पे हैं और इनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब तो रोड बन गई है, रोड जब नहीं बनी थी तो उस वक्त भी लोग आते थे जहाँ पे। जगह को भी लोग पसंद करते हैं। इस गांव की खास बात नदी का साफ पानी है। चिल्लागाह के करीब तालाब में पानी इतना साफ है कि मछलियाँ साफ नजर आती हैं। मछलियाँ आम नहीं बल्कि बरी इमाम की मछलियाँ कहलाती हैं। पूरी नदी को छोड़कर इस छोटे से हिस्से में 4 सदियों से रह रही हैं। ये मछलियाँ सिर्फ गोश्त खाती हैं। 2-2.5 साल हो गए। हर चांद की 10वीं तारीख को आते हैं इधर, हम चरागी भी करते हैं, इसलिए यहाँ से इन्हें कोई पकड़ता भी नहीं है और गोश्त ही ज्यादा पसंद करती हैं ये भी। तालाब किनारे जलते दिए और मन्नत मुराद मांगते अफराद इस जगह पर कचरा और गंदगी नहीं फैलाते। पूरा गांव आज इस चिल्लागाह का मुहाफिज बन चुका है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने हंगामा आराई शुरू कर दी है। अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी हैं। कोरम पूरा ना होने की 5 मरतबा निशानदही की गई। इसके बावजूद वजीर कानून की जानिब से ऑर्डिनेंस पेश किए गए जिस पर हंगामा शुरू हुआ। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस पेश किए। पंजाब असम्बली का हम अहवाल बता रहे हैं जहाँ पर अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा किया गया जबकि हंगामा आराई भी देखने में आई। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, जो सूरत हाल बनी उस हवाले से बता दें। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में जब सेशन का आगाज हुआ तो उसके साथ ही जो है शोर शराबा हो गया था और उनका ये कहना था कि मेंबरान जो है पूरे नहीं है, लेकिन वजीर कानून राजा बशारत जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्डिनेंस है वो पंजाब असम्बली में पेश किए जिसपे अपोजिशन जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने जितने भी ऑर्डिनेंस के कागज थे, जितना भी एजेंडा था, वो कागज फाड़ के जो है राजा बशारत के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। लेकिन राजा बशारत जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किए। 5 मरतबा अपोजिशन की जानिब से, मियां रऊफ की जानिब से जो है कोरम पॉइंट आउट किया गया कि पंजाब असम्बली में कोरम पूरा नहीं है, लेकिन अब जो सूबाई वज़ीर कानून है उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना। तमाम ऑर्डिनेंस जो है वो पंजाब असम्बली में पेश किए गए और उसके बाद जो है पंजाब असम्बली का इजलास जो है पीर तक मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर है उस्मान बुखारी, उनका भी कहना था कि हुकूमत जो है कोरम पूरा करने में नाकाम हो गई है। नाकाम रही है कोरम पूरा करने में। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी, अपडेट कर रहे थे आप। बलोची सकाफत की धनक देखिए इसी बुलेटिन में। तो लाहौर में सफाई के लिए नई कंपनी से मुआहिदा हुआ, ना सफाई ऑपरेशन बहाल हो सका। शहर कब साफ होगा, शहरी की आस टूटने लगी। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए।
कहाँ से लाऊं? मैं वो खुद फरेब ज़ौक़े नज़र जिसे अंधेरा उजाला दिखाई देता है। तुलुए सुबह का ऐलान हो चुका है मगर हमें तो अब भी अंधेरा दिखाई देता है। सफाई नाम की चीज़ जो है ना, वो मतलब है अब हमें अजीब लगेगी, हम इसके आदी हो चुके हैं। शहर में सफाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। खराब मशीनरी ठीक हुई, ना ही पोश इलाकों से कूड़ा उठ सका। कचरे के बड़े बड़े पहाड़ जिनसे गुजर कर जाना होने लगा मुहाल। इतनी ज़्यादा मुश्किल हमें हो रही है, ये इतना यहाँ पे ये हीप्स बनती जा रही हैं। आखिर ये एक इलाका है, सामने कॉलेज है, यहाँ पे फ्रूट वाले बैठे हुए, चीज़ें यहाँ से हमारा डेली का गुजर है। कूड़ा रोड पे इस तरफ तक बीच में आ जाता है कि आप यहाँ पे आसानी से गुजर नहीं सकते। जब हम बाहर निकलते हैं, स्मेल, गंदगी, मक्खियाँ सब, और जो हमारी हुकूमत है उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं है। और हमें तो इस वक्त एक खौफ है, जो कराची की सिचुएशन हम देख चुके हैं कि वो वाले हालात लाहौर में 50 से मेरे ख्याल 60% तक तो आ गए हैं। अंदरून शहर की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। इंतजामिया की तसल्लियाँ, वादे, दावे सब इस कचरे के ढेर में दफन होते दिखाई दे रहे हैं और शहरियों को भी अब सफाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। लाहौर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कूड़े के ढेरों ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर रखा है। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त जौहर टाउन में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ, और क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला कहीं काम करता दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, शहर में जगह जगह जो कचरे के ढेर हैं वो एक बार फिर से लगना शुरू हो गए हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ये दावेकारी है कि शहर से 3 बार कचरा उठाया जाता है एक दिन के अंदर, लेकिन सूरत हाल ये है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जगह जगह पर गलियां हों या मेन सड़कें हों, वहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मैं इस वक्त जौहर टाउन में मियाँ प्लाजा के पास मौजूद हूँ। ये बड़ी मारूफ जगह है जौहर टाउन की, जहाँ पर कचरे के ढेर जो है वो आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे, ये लगे हुए हैं। और यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत खुद पैसे देकर यहाँ से कचरा उठवाने का वो काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक यहाँ पर कोई भी जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला है या उनका कोई अफसर है वो नहीं आया, ना आकर उसने विज़िट किया है इस जगह को। और इस जगह के करीब ही कब्रिस्तान भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल कॉलेजेस भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग विज़िट करने आते हैं उनको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दावा तो है कि लाहौर से कचरा साफ़ किया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ऐसा लगता नहीं है कि उनका ये दावा जो है वो दुरुस्त है। जी, दानियाल उमर अपडेट कर रहे थे। लाहौर में कचरे के ढेर देखकर शहरी फट पड़े। कहते हैं अपनी जेब से पैसा देकर गलियों को साफ करवाने पर मजबूर हो गए हैं। कभी लाहौर की ये हालत नहीं देखी। LWMC को तकरीबन कुछ 10 से 15 दरख्वास्तें जा चुकी हैं। उनके भी डायरी नंबर मेरे पास लगे हुए हैं। एप्लीकेशनों के मैंने पिछड़े भी ली थी, उनसे यानी कि रिसीविंग ली थी। और परसों रात मैंने सफाई करवाई है, कुछ तकरीबन 3000 रुपीज़ मैंने खुद सफाई वालों को दिए हैं। और पिछले मत भी मैंने करवाई थी, तब भी मैंने 2000 दिए थे। यानी कि इस तरह वक्फे से गाहे बगाहे सफाई करवाते रहते हैं। आलूदगी भी बहुत ज़्यादा है और बीमारियाँ भी यहाँ से लग रही हैं और आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें यहाँ पे ना। बहुत टाइम हो गया कचरा पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं उठा रहे। शायद इनके घर के बाहर कचरा होता फिर ये उठा लेते, लेकिन अभी गरीब आवाम के सामने पड़ा हुआ है कचरा, तो ये इसलिए नहीं उठा रहे। इनको कि अल्लाह कोई इनको शर्म दे, हया दे, तब ये कचरा उठाएंगे। तकरीबन पिछले 2-3 महीने से हो गए कि बिल्कुल गंदी गंद यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम यहाँ पे पढ़ते साथ, तो जब भी जाते मतलब आना जाना हमारा होता है, तो यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और हुकूमत वाले बिल्कुल वो काम ही नहीं करे। मतलब अगर हम जाए तो क्लीन लाहौर के नारे बहुत लगे थे, हम लाहौर को साफ करेंगे। और खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब्दुल रहमान रिपोर्ट करेंगे। जिंदा मुर्गी वो भी फी किलो 253 रुपए। कीमत ऐसी तो फिर बेचारे गरीब आवाम इसे कैसे कर सकते हैं ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए इस्तेमाल। पेशावर की मार्केटों में नर्ख भी बढ़े तो एक हफ्ते में पूरे 20 रुपए। पंजाब उधर से हमें इतना माल नहीं मिल रहा जितना हमें ज़रूरत होता है, और जो चीज़ था हमें 200 का पहले मिल रहा था, अभी 230-240 का उधर मिल रहा है। जो गरीब बंद है उसकी वो मुर्गी नहीं खरीद सकता, एक मुर्गी 500 रुपये की मिल रही है। हुकूमत कीमतों में इजाफे का मदावा तो ना कर सकी, उल्टा आवाम को मशवरा दिया मुर्गियों के बाइकाट का। हमें सब्जियां, हमें दालें, हमें वो चीज़
जो है उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे अगर हम इसकी ख़रीद छोड़ दें या इसका इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल करना छोड़ दें। हुकूमत ने फौरी नोटिस ना लिया तो मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। और बलोची सकाफत का मुश्किल तरीन साज सरोज, जिससे निकलने वाली धुनें सहर तारी कर देती हैं। इस कदीम साज पर देखिए शायान सलीम की रिपोर्ट। अकबर बलोच उंगलियों के जादू से सरोज पर ऐसी धुनें तरतीब देते हैं कि सुनने वाले खो जाते हैं। ये साज उन्होंने अपने वालिद से सीखा। अपने 2 बेटों के साथ मिलकर वो ग्वादर के मुख्तलिफ रिजॉर्ट में सरोज की तारों के ताल मील से मुनफरिद सुर पैदा कर रहे हैं। इसके 18 तार जबकि 12 राग होते हैं। जाना पता सज्जेना नाम करें इशियागुशी बाम, इशियागुशी लापसीन, इशियागुशी गोर। इसमें टाट खुद ढूंढना पड़ता है और इसमें राग भी खुद ढूंढना पड़ता है। ये जो काम करता है सारे उंगलियों पर होता है। ये सुर निकालना उंगलियों का काम है। अकबर बलोच ने इस मौसीकी के आले में अपने आप को फना कर लिया है। 60 सालों से वो सरोज बजा रहे हैं। अकबर बलोच ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लंदन समेत मुख्तलिफ ममालिक में इस साज की धुनें बिखेर चुके हैं। जदीद साजों के आने के बाद से कदीम रिवायती साज का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। अकबर बलोच जैसे इक्का दुक्का ही खानदान है जिन्होंने इस बलोची सरोज साज को जिंदा रखा हुआ है। वो कहते हैं इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी सतह पर काम होना चाहिए। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, ग्वादर।